आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। हम भी गाना प्रमोट कर रहे हैं, पर ये अलग बात है कि हमारी फिल्म आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि फिल्मों में लोग एल्बम्स कम बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक गाना इनसे ले लो, इनका गाना चल रहा है, एक गाना इनसे ले लो। अभी मैं ये भी सुनता हूँ ना कि एंटोराज जितना है एक्टर्स का, तो वो भी एक मतलब एक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। में एक इंसान जो है वो कुछ 50 करोड़ ले रहा है और बाकी के 50 करोड़ में 25 लोग हैं और जो चेक्स के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। या तो फिर आप बन जाओ ना, या तो आप बन जाओ टॉम क्रूज और रॉबर्ट डाउनी जूनियर बन जाओ। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज वाई बॉलीवुड इज सफरिंग राइट नाउ। मैं यही कह रही थी कि स्केल चेंज होता है और स्ट्रगल तो रहता है आर्टिस्ट की लाइफ में, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, क्योंकि आर्टिस्ट को पेट्रनेज और पैसे और फ्रीडम की ज़रूरत होती है, और ये सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। या बट अभी आप प्रोड्यूसर बने हो तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। चैलेंजेस आए हैं, यस, चैलेंजेस होते ही हैं, बट मज़ा भी होता है। और जिस चीज़ में चैलेंज नहीं, फिर कुछ लोगों को उसमें मज़ा भी नहीं आता, मेरे जैसे लोगों को। पर एक पॉइंट पे अगर आप जैसे अगर आपकी एक फ़िल्म है, उसमें आप बहुत बेहतरीन एक्टिंग कर लें, पर उसको करेक्ट तरीके से रिलीज़ ना किया जाए, प्रमोट ना किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं आपका मन मरता है, आपको ख़राब लगता है। तो ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा स्टूडियो खोल रहे हैं, बट हम छोटी फिल्म भी बनाएंगे तो उसको पूरे दिल से प्रमोट करेंगे। अगर आप देखें तो अली और मैं, क्योंकि जो एक्टर्स थे वो नए थे जो हमारे साथ प्रमोशंस कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम कनी हु इज़ अमेजिंग, और उनके पास ऑल वी इमेजिन इज लाइट से जितना वक्त बचा उन्होंने हमें प्रमोट करने के लिए दिया, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। बट जो यंग एक्टर्स थे उनको हम लोगों ने हर जगह कंपनी किया, क्योंकि हम उनको प्रेस से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। अभी फिल्म रिलीज़ को ऑलमोस्ट 2 महीना हो जाएगा कल, पर मैं यहाँ हूँ गाने के साथ, बिकॉज आई बिलीव इन द सॉन्ग, आई थिंक दैट पीपल विल लव इट। इट्स सो यूनिक। उसकी यूएसपी ये है कि उसको कोई भी एग्जैक्टली जिस तरह वो फिल्म में फिल्माया गया है, कोई भी उसको हम करते करते गा सकता है और इन्जॉय कर सकता है, और उसमें एक वैसी वाइब है जो मैं आजकल वैसी मेलोडी मिस करती हूँ म्यूज़िक में। कैसे? So I think Garima Obra is the lyricist of this song, और हरजोत कौर ये भी नई सिंगर हैं, बट बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत सुरीली हैं। तो आई थिंक ये तीनों मतलब शुचि एंड गरिमा एंड हरजोत एंड मी, 4 of us together, I think we cracked it and brought it to what it is. गरिमा बहुत इंटरेस्टिंग है, उनका जो उनकी लिखाई में भी ना वो बस तुकबंदी नहीं है, और नयापन होते हुए भी पोएटिक भी है, बहुत सटल है। जो अभी हमने बात की कि लोग आते हैं बोलते हैं प्रमोशन के लिए गाना दे दो, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। हम भी गाना प्रमोट कर रहे हैं, पर ये अलग बात है कि हमारी फिल्म आ चुकी है। बट ये है कि अगर हर चीज़ सिर्फ मार्केट की नज़र से होगी ना, कि ये प्रमोट कर देंगे, ये प्रमोट कर देंगे, गाने से फिल्में चलती हैं कई बार, तो आप गाने को एज एन एंटिटी ट्रीट करोगे ना, तो एक एल्बम बनेगी जिसमें कंसिस्टेंसी होगी। जैसे कि एल्बम्स जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फिल्म है, पर गैंग्स ऑफ वासीपुर की एल्बम में एक कोहेसिवनेस है। उसमें एक बिहारी का ट्रैवल भी है, चाहे ट्रिनिडाड एंड टबेगो का हो, चाहे फोक म्यूज़िक का हो, चाहे शारदा सिन्हा की आवाज़ हो। एज एन एक्टर मुझे बहुत आसानी हुई वो सीन परफॉर्म करने में, क्योंकि वो आवाज़ जो थी उसमें एक हिस्ट्री थी, और मैं कितनी यंग थी उस टाइम पे, प्लेइंग एन ओल्डर पर्सन। द सॉन्ग रियली हेल्प मी इन माई परफॉर्मेंस। इफ़ यू नोटिस वेर एवर द ब्रेक डाउन ऑफ द कैरेक्टर हैपन्स, द सिंगर इज हिटिंग दोज नोट्स एंड टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। भाव कोयला के बिकले हमारे पिया, उस तरह की जो बातें हैं ना, एंड मुझे लगता है कि कितनी सारी फिलॉसफी हमारे गाने, अभी भी मैं अगर सोचूं, जैसे हम बतौर आर्टिस्ट बात करें तो जो एक गाना नहीं है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, और मुझसे पहले कितने शायर आए और आके चले गए, तो ये भी आपको रियलाइज़ कराता है कि यू कांट बी थिंकिंग कि मैं सब कुछ हूँ, आपके बाद भी कोई आएगा। इसमें कितनी फिलॉसफी है, और इंडिया इन गानों से जाना जाता है, और ये गाने अगर हम लूज़ कर देंगे तो काफ़ी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। आपको लग रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिल्मों में लोग एल्बम्स कम बना रहे हैं,
तो उससे क्या होता है, एक गाना इनसे ले लो, इनका गाना चल रहा है, एक गाना इनसे ले लो, ये वाला फला गाना एक रीमिक्स कर देंगे, एक पुराना वाला कर देंगे, एक साउथ का रीमेक कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर करके हमने एक एल्बम बना दी। कई बार आपको फिल्म ही याद उसके टाइटल सॉन्ग से आती है। कितनी बार ऐसा होता है, बचपन की कितनी सारी फिल्में होती हैं। मैं इस पे एक चीज़ खाली ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ मूवीज़ या म्यूज़िक के बारे में, तो मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ जो आपने बोला है कि म्यूज़िक हम लोग कहीं ना कहीं वो लूज़ करे एल्बम्स। हाँ। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैं जानता हूँ, जब फिल्म देख रहे होते हैं, भले वो लव स्टोरी हो या ड्रामा फिल्म हो, बोलते हैं यार सॉन्ग आ गया। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। नहीं, वो डायरेक्शन का इशू है, वो सॉन्ग फिल्म का हिस्सा नहीं है ना। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, अगर हम अचानक स्विट्जरलैंड की वादियों में पहुँच जाएंगे, जिन लोगों को स्विट्जरलैंड जाना है उनको तो अच्छा लगेगा, पर जो अपनी लाइफ में यहाँ संतुष्ट है तो उसको नहीं समझ में आएगा ये लोग वहाँ कैसे पहुँच गए, लॉजिक कहाँ है। हाँ, सो आई ऑनेस्टली लव, जब मैं डर में शाहरुख खान को जब वहाँ देखती हूँ जूही चावला के साथ, वो तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तो मुझे लगता है वाओ यार क्या पैशन है, बंदे ने अपने सपने में ड्रीम गर्ल को स्विट्जरलैंड ले गया। ऑल्सो और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, अभी ना री रिलीज का ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारी मूवीज री रिलीज हो रहे हैं। 10 साल पहले जब मैं रेडियो मिर्ची आई थी तब बातें इस बारे में हो रही थी कि आजकल रीमिक्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सारे पुराने गानों को वापस रिहैश किया जा रहा है, और और अब हम फिल्मों की बात कर रहे हैं। 10 साल बाद क्या करेंगे? फनी थिंग इज 10 साल बाद भी हम बोलेंगे आजकल रीमिक्स का ट्रेंड चल रहा है, पर तब 2000 और 2020s का रीमिक्स हो रहा होगा, अभी जैसे 90s का हो रहा है, और उससे पहले अभी 2000s का आ गया ना, शुरू हो गया ना, समथिंग फ्रॉम हारे 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 का रीमिक्स निकला, तो somebody spinning it in Germany or something. नाइस। सही, आप बताओ आपको म्यूजिक के बारे में क्या लगता है अभी जो भी फिल्म्स में आता है, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू एज एन आर्टिस्ट? यार मैंने तो एक्चुअली ना मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया है, बिकॉज आई फील दैट या तो मैं इंडस्ट्री को कमिट करूं या तो उस आर्ट को कमिट करूं। तो इस चॉइस में मैं थोड़े दिन डैबल कर रही थी कि ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, आई थिंक आई विल कमिट टू द आर्ट। इट्स ओके टू कमिट टू द इंडस्ट्री ऑल्सो, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास और बहुत काम है यार, तो लाइक घर में एंड आई हैव अदर क्यूरियोसिटीज़, so I would rather spend the rest of my life committing to the art and not to the industry. That's what is my plan. अभी मैं ये भी सुनता हूँ कि एंटोराज जितना है एक्टर्स का, तो वो भी एक मतलब एक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। यार वो हम लोगों का तो नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट एक्टर्स और या फिर बहुत, देखिए आप लोग ही बताओ ना, जब यहाँ स्टार किड आता है तो आप लोग कैसे एक टांग पे खड़े होते हो और उनके साथ 6 लोग होते हैं और बेबी के लिए जूस लाओ, ये रियलिटी है ना। तो उसको एक इंसान या एक चीज़ पे फोकस करने का मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं ये मैं नहीं कह रही, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी कह रहे हैं, करण जौहर भी इंटरव्यू देते हैं तो बोलते हैं कि ये दिस फीस इज़ नॉट sustainable for the industry, or that actors have to understand कि their worth is not, मतलब बॉक्स ऑफिस नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उनको इतनी फीस क्यों मिल रही है। ये चीज़ जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनको समझनी चाहिए। अगर आपकी फिल्म में स्टाइलिंग का कॉस्ट 2 सपोर्टिंग एक्टर्स की फीस से ज़्यादा है या 4 या 5, तो फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। या फिर अगर आपकी फिल्म में एक इंसान जो है वो कुछ 50 करोड़ ले रहा है और बाकी के 50 करोड़ में 25 लोग हैं और जो चेक्स के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। या तो फिर आप बन जाओ ना, या तो आप बन जाओ टॉम क्रूज और रॉबर्ट डाउनी जूनियर बन जाओ, where you command that, then people will gladly pay. So I feel like this disparity is very irking, and I think I'm not wrong. This is why Bollywood is suffering right now. They're not valuing the audience. Yeah. That look at the stories. I'll get criticized for this, but मैंने अभी पुष्पा 2 देखी, and I was very curious. I couldn't watch it in the hall, but मैंने देखी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें मुझे लगा कि व्हाट्स नॉट टू लाइक। देयर इज़ अ गाय जो कि एक लकड़हारा है, ठीक है, एक वो मतलब वो स्ट्रगल करता है, फिर वो स्मगल करता है, और उसका टिम्बर का वो है, और उसकी टीम उसे बहुत पसंद करती है, उसके आसपास के जो लोग हैं उसके साथ काम करने वाले, ठीक है। उसकी वाइफ उसको देख के बहुत खुश हो जाती है, मूड में आ जाती है, और वो लोग उसके बाद उस अपनी
कलेक्टिव इंटीमेसी की फैंटेसी के बारे में एक गाना गाते हैं। मुझे बड़ा क्यूट लगा यार कि हस्बैंड और वाइफ ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वरना यहाँ पे तो बचपन से ऐसा होता है ना, एक घर वाली बाहर वाली। व्हाट्स नॉट टू लाइक, देयर इज अ मैन, ही इज अ हॉट वाइफ, ऑलवेज इन द मूड, ऑलवेज रेडी, जिसको ईगो में हर्ट हो जाता है कि मेरे साथ सीएम फोटो नहीं लेता। तो कॉमन मैन की स्टोरी कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करती है। जैसे ही मैं एक फिल्म बनाऊं जिसमें आपको दिखाऊं कि 500 करोड़ के एम्पायर का ये ओनर विकी मल्होत्रा या अपने प्राइवेट जेट में जा रहा है, मतलब देयर इज ऑब्वियसली इमीडिएटली अ डिस्कनेक्ट। उसके बाद आपने क्या किया, सिंगल स्क्रीन में बंद कर दिए और आपने बोला ये पिक्चर चल गई, अब मैं 180 की टिकट 480 में बोलूँगा बेचूंगा। तो लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, नहीं जाएंगे लोग 500 रुपये की टिकट लेके देखने। का अलग खर्चा, पार्किंग, जो भी। Yeah, so I'm saying I don't know why I have to say it. I am a first time producer. जो बड़े stakeholders है, they are not like understanding this. They will understand it when it's too late, and I don't know if it's already too late. You know what I mean? एंड हैट्स ऑफ है आपको कि आपने इतना क्लियरली इस पे बात की है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करते इस पे। नहीं, मुझे लगता है करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो लोग ट्विटर पे नहीं लिखते या इंस्टाग्राम पे नहीं बोलते, लोगों को लगता है वो बोलते नहीं। बेचारे काफ़ी बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, अलग अलग फोरम्स पे बोलते हैं, कभी न्यूज़ में बोलते हैं, कभी किसी कॉन्क्लेव में बोलते हैं, पर बोलते हैं लोग। ओवरशैडो हो जाता है विद द अदर लाउड कंटेंट दैट एवरीबॉडी Yeah, and somehow people want actors' opinions only. हम थोड़ी एक्सपर्ट थोड़ी हैं। फॉरेन पॉलिसी हो या क्रिकेट का मैच, आपका क्या विचार? ये मेरे एक्सपीरियंस है कि जब मैं बहुत सारे इंटरव्यूज करता हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है कि शायद मुझे ये सवाल ऐसे पूछना चाहिए था टू द गेस्ट। आप लोग जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, जैसे गर्ल्स विल बी गर्ल्स स्पेसिफिकली, ऐसे कोई चीज़ें जो आपने सीखी इस प्रोजेक्ट से, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंपोजर? मैंने तो बहुत कुछ सीखा, ऑफ कोर्स। कुछ बताना चाहूँगी एक चीज़? मेरे लिए नया रोल था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू नॉट लेट द स्ट्रेस कम ऑन द क्रिएटिव टीम, एक्टर, डायरेक्टर, स्पेशली अगर कोई लॉजिस्टिकल स्ट्रेस है कि अच्छा वो कैश यूएस से तो निकल गया है पर यहाँ पे इंडिया में रेमिटेंस में नहीं पहुँचा है, तो कैश फ्लो मैनेज करना है 4 दिन का, वरना बगावत हो जाएगी, उस टाइप की चीज़ें। या फिर ह्यूमिलिटी, जो कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम एक्टर्स को बहुत ऐसे कि अरे एक्टर के लिए पंखा, एसी, जूस, और बाकी सब लोग गर्मी में फेंट हो रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ द, आई थिंक, द वेरी स्टार फोकस्ड अप्रोच ऑफ द इंडस्ट्री। तो वो मुझे और अली के लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और बिकॉज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे बिल्कुल ग्राउंड अप तरीके से, हैंड्स ऑन तरीके से, तो हमें ये भी समझ में आया कि इतने सालों में हमें इतनी कुशनिंग दी गई है कि कहीं हम भी ऐसे ना हो जाएं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी वर जस्ट लाइक, आपको क्या चाहिए, आपको चाय चाहिए, आपकी चाय में चीनी होगी नहीं, अच्छा आपको डायबिटीज़ है, आपको फीकी चाय चाहिए, और किसी को पानी चाहिए, और किसी को चिकन सैंडविच चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब जो बहुत हैंड्स ऑन तरीके से सीखना। एंड आई थिंक प्रोड्यूसिंग इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। हमारे यहाँ पे ये था कि एक तरफ फ्रेंच प्रोड्यूसर्स थे, एक तरफ इंडियन प्रोड्यूसर्स थे। जो फ्रेंच लोगों को एग्जॉटिक लग रहा था वो इंडियन प्रोड्यूसर को अनअट्रैक्टिव लग रहा था, और जो फ्रेंच प्रोड्यूसर को जो लाइक प्लम्प लग रहा था या फ्लॉड लग रहा था, वो इंडियन प्रोड्यूसर को नॉन ग्लैमरस, मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना पड़ा था बहुत। तो टू स्टैंड बाय द डायरेक्टर, आई थिंक टू स्टैंड बाय द आर्टिस्ट एक्चुअली। But can we take a moment to just applaud what Richa and Ali have done as first time producers? Because इतना simply इन्होंने मैंने देखा है पूरा from the time that she was saying I'm thinking of producing, and I was like everybody in this town is thinking of producing. But you know, to इस तरह से पार लगाना, और वो भी मतलब literally the current अभी के टाइम से टॉप 3 फिल्म्स में गर्ल्स विल बी गर्ल्स है, you know, in terms of the value it has generated, and she and Ali have just simply done it. Yeah, fingers crossed, touch wood, कि ऑस्कर्स, बहुत सारे अवार्ड्स इस फिल्म को मिले। थैंक यू सो मच गाइस।